बात करते हैं बैंगलोर रियल एस्टेट के बारे में। एक रिसेंटली एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 1% स्टैम्प ड्यूटी हाइक करने वाली है आपके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि उनका जो टारगेट था रेवेन्यू कलेक्शन का वो पूरा नहीं हुआ। तो समझते हैं इसमें कि आखिर इश्यूज कहाँ पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एंड प्रॉब्ली वी विल आल्सो टच अपॉन द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ बैंगलोर रियल एस्टेट एज वेल। तो एक साल पीछे चलते हैं पहले हम 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने लिए टारगेट रखा कि हम लोग 26,000 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी से रिकवर करेंगे। देन दे सॉ दैट देयर इज अ डाउनफॉल एंड दे हैव टू रिड्यूस द टारगेट एंड दे डाउनग्रेडेड और डाउन स्केल्ड द टारगेट टू 24,000 करोड़ इन बिटवीन। एंड एक्चुअल्स में उन्होंने जो टोटल कलेक्शन किया था 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में, दैट वाज ओनली 22,000 करोड़ एंड 500 रुपीस। नाउ फॉर दिस ईयर यूजुअली टारगेट्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, तो सीएम हैज फिक्स द टारगेट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटीज 28,000 करोड़ दिस ईयर। सिंपली अगर मैथमेटिक्स में देखें तो इसका मतलब है 7,000 करोड़ रुपए ऑन एवरेज आपको पर क्वार्टर में आने चाहिए। So you can see this statement over here, 28,000 crores going forward, and on average, they need to recover 7,000 crores. However, the current situation shows that they only have collected 4,556 crores, and it is a huge downfall from the target. It is about 35% lesser, and if they continue with this pace in all other quarters coming this financial year, they will be only collecting 17,000 crores for the full year, which is much lesser than the collection that they have done last year also. तो ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है, और वो उसको देख रहे हैं कि हम अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। Now let's go back to the top of the article. Now it says 1% stamp duty hike likely to overcome the Q1 property revenue shortfall. तो अभी जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपके ऊपर कितना टैक्स पड़ता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी जिसको हम कहते हैं। सो एट द करंट मोमेंट 5% आपका स्टैम्प ड्यूटी होता है, उसके बाद उसमें 1% रजिस्ट्रेशन फी होता है, 0.5% आपका सेस होता है, दैट इज अगेन एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन एड टू एनी ऑफ द टैक्सेस दैट दे आर कलेक्टिंग, एंड 0.1% आपका सरचार्ज होता है। तो टोटल ओवरऑल आपका जो स्टैम्प ड्यूटी आपका प्रॉपर्टी के लिए होता है दैट इज 6.6% एज ऑन टुडे। अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो ये आपका हो जाएगा 7.6% फॉर द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस गोइंग फॉरवर्ड। इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, तो अभी जो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा वो है 6.6%, लेकिन अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपको 7.6 lakh for each crore property valuation you have to give. इसके अलावा और भी देखते हैं, तो जो हमने नंबर्स देखे उसमें क्लियर दिख रहा है देयर इज अ डाउनफॉल। उसमें जो है आपका क्लियरली ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन आर डिक्लाइनिंग एंड हेंस द रेवेन्यू इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अब थोड़ी सी बात को समझते हैं। बैंगलोर जो है अभी प्रीमियम सेगमेंट की तरफ ज़्यादा प्रॉपर्टीज को डिलीवर कर रहा है। सो दैट मीन्स प्रॉपर्टीज इवन फॉर 2 BHK आर कॉस्टिंग मोर देन 1 करोड़। एक सैलरीड पर्सन के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना एक ड्रीम के बराबर होता है, बट बैंगलोर में इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर उनका ओवरऑल रेवेन्यू घटा है तो उसमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो घटे ही घटे हैं, लेकिन उस नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो कि आज के 3 साल पहले 60-70 लाख में जो फ्लैट हुआ करता था वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि अगर पिछले साल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल 10,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे थे ईच क्वार्टर में, तो अभी की जो सिचुएशन है लुकिंग एट द इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज,
right? Plus number of registrations which are taking place now would be around 50%. So the downfall in the property tax is 35%, लेकिन number of registrations जो होंगे वो more than 50% डाउन हो गए हैं, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ गई है. सो पहले सपोज इन 1000 crores you can buy 1000 flats. Now in 1000 crores you can only buy 700 flats, right? क्योंकि कॉस्ट इज इंक्रीज्ड. तो उस तरीके से नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस भी आपके घट गए हैं और आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है. नाउ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? सबसे बड़ा जो इशू है इस समय कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं. तो जो आपका मेजर इशू है वो है आईटी जॉब्स. बैंगलोर में जो बिगेस्ट कम्युनिटी रहती है वो है आईटी में काम करने वालों की. तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 50,000 ले ऑफ्स हैपेंड इन 2024 और ये हर जगह हो रहा है. एवरी कंपनी is cutting down on their resources. They are looking at different ways of working. Microsoft, Amazon, Accenture, all these people have fired, but the majority and the plus number is for the people who have been laid off. अगर किसी का सैलरी 2 लाख रुपए महीना भी है बट उसको डर है कि उसका नौकरी कभी भी जा सकता है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा. वो कभी भी एक नई प्रॉपर्टी के लिए रिस्क नहीं लेगा, राइट? इवन दो द इंटरेस्ट रेट हैव कम डाउन टू अराउंड 7.5%, उसके बावजूद भी लोग अभी रिस्क लेने को तैयार नहीं है बिकॉज द आईटी जॉब्स आर नॉट स्टेबल. अब इसी में थोड़ा सा और समझते हैं. पीजी ऑक्यूपेंसी, पेइंग गेस्ट, दिस इज अ फेमस लिविंग स्पेसेस इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज. तो फ्रेशर्स जाते हैं, ज्वाइन करते हैं बिकॉज उनके पास कोई फैमिली नहीं है, तो वो पेइंग गेस्ट में जाके रहने लगते हैं. अभी बैंगलोर की सिचुएशन ये है कि जो आपके पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है वो 40% एम्प्टी चल रहे हैं. लोगों ने उन बिल्डिंग्स को लोन पे लेके बनवाया है, एक महंगी जमीन को खरीद के. 5 stories. Government allows only 4 stories. However, they are able to build 5 stories. We don't know how and who gives that approval. तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं. रेंटल प्राइसेस, बैंगलोर का जो रेंटल मार्केट है इट्स ह्यूज. तो एक छोटे से 2 BHK के लिए अगर आप आउटर रिंग रोड के आसपास रहते हैं, you have to pay minimum 30,000 and the maximum can go up to 90,000 अगर आप बहुत ही अच्छे A ग्रेड बिल्डर की प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट में रहते हैं, राइट? तो मेजर इशू आई थिंक जॉब कंसर्न है. उसी वजह से लोग दे डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं. अब हम थोड़ा सा और भी समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंगलोर में और भी क्या क्या इश्यूज हैं. सो बैंगलोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट्स एब्सोल्युटली ब्रोकन. अगर आप पिक्चर्स में देखेंगे, ट्रैफिक जैम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पार्किंग से निकलते हैं अपने ऑफिस की और पार्किंग में ही 2 घंटे खड़े रहना पड़ता है ऑन द गेट बिकॉज द होल रिंग रोड, होल आईटी कॉरिडोर इज जैम्ड. तो आपको 10 किलोमीटर के लिए 4 घंटे भी लग सकते हैं. और अगर कहीं बारिश हो जाती है then it is a situation of flooding on the roads. So of course people nowadays, because of the hybrid working environment, they would like to stay at home when they feel that there will be a rain. इसके अलावा आपका पॉट होल्स, कितने सारे इश्यूज हैं. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, राइट? तो इन सब की वजह से आप देख सकते हैं ह्यूज ट्रैफिक जैम्स. इन सब की वजह से जो बैंगलोर का चार्म था, जो बैंगलोर वाज कॉल्ड और इट इज स्टिल बीइंग कॉल्ड एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है तो हम थोड़ा और भी समझते हैं कि बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है बैंगलोर का, उस हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है. आप देख सकते हैं रोड्स आर ब्रोकन, दे आर नॉट एबल टू फिक्स इट. ऑफ कोर्स देयर मे बी सम करप्शंस, देयर आर सम इश्यूज. एक रोड बिल्ड होती है, वो विद इन 3 months फिर से खराब हो जाती है. वो सारे इश्यूज भी यहाँ पर है.
बट आप देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंगलोर का वो उस पेस से इम्प्रूव नहीं हो रहा है जिस पेस से यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ बिक रही थी। तो ये भी एक कंसर्न है कि लोग अब देख रहे हैं कि मे बी अदर सिटीज़ लाइक मैसूर और मे बी अदर सिटीज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो लोग वहाँ पर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेंट है। अब क्वेश्चन आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ allocated 7,000 crores to improve infrastructure of बैंगलोर ओनली, राइट? तो वो पैसा एलोकेट किया गया है, बट नाउ वी नीड टू सी कि वो ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट करता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर ऑनेस्टी से काम किया जाए तो आई थिंक काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, बट आई होप कि ये सारे इश्यूज बैंगलोर को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बैंगलोर अपना चार्म खो रहा है। एंड आई एम अ बैंगलोरियन एज वेल, सो मुझे लगता है कि बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है इफ़ गवर्नमेंट cares for the people, if government care for the state, then they should do all these things honestly to improve the infrastructure. चलिए फिर किसी दिन मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।